ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो डाउट होगा उसको हम बाद में लेते हैं, ठीक है। पहले ये वाला थोड़ा हम जो पिछली क्लास में किया था उसको फिर दोबारा से रिपीट करके थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद एक चार्ट के ऊपर इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो वेलकम टू केपी एस्ट्रोलॉजी एंड स्टेलार सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये आपको पता ही है, स्टेलार का वैसे इंग्लिश में जो मतलब होता है वो नक्षत्र होता है। अगर आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा पहले से, नहीं है तो, क्योंकि जो स्टेलार होता है नक्षत्र, आप स्टार को भी बोल देते हो, ठीक है। स्टेलार सिस्टम एक वेस्टर्न टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्टेलार। ओके, तो स्टेलार सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम इसको बोलते हैं। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और बीच में एक डाउट सेशन हम ले लेंगे जब मैं आपको बोलूंगा, फिर आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। जो भी आपको कुछ समझ ना आया हो बीच में पूछ सकते हैं फिर बाद में आप। तो हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं? इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पहला भाव, चर स्थिर और द्विस्वभाव राशि के बारे में, मारक, बाधक और आयु के निर्धारण के संबंध में नेगेटिव पॉजिटिव हाउस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे, आयु का निर्धारण कैसे करते हैं, और साथ ही थोड़ा सा हम आगे जब चार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे तो हम रोग के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में कि डिजीज कब आती है, ठीक है, कौन व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है, इसके बारे में थोड़ा आज कोशिश करेंगे हम आगे पढ़ने की। तो आगे चलते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली का स्वरूप है। आप जानते ही हैं कि पहला भाव किस लिए हम लेते हैं या देखते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, ठीक है। सभी भावों को एक तरह से देखा जाए तो ये बेसिकली पावर हाउस के तौर पे काम करता है और सभी भावों को बिजली पहुंचाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले भाव से एनर्जी आती है, पहले भाव से हमारा पूरा शरीर देखा जाता है, रंग रूप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा सिर, मस्तिष्क, सारी नसें जो होती हैं वो सिर के अंदर होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये हाउस जो है वो पावर हाउस है और सभी भावों को बिजली पहुंचाने का काम करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। इसको ही लगन के लिए, लगन, इस लगन को मतलब, क्योंकि पहला भाव तो लगन ही माना जाता है, तो लगन के अंदर कोई भी राशि हो तो उस राशि के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की एनर्जी को चेक करते हैं। बाकी सभी चीजें जैसे कि रंग रूप, उसका स्वभाव, उसका सिर के रोग, ठीक है, उसका मस्तक, और उसके बेसिकली विचार, सारी चीजें, उसकी कद काठी, ये सारी चीजें हम पहले भाव से विचार करते हैं। तो यदि लग्न अगर कमजोर होगा, ठीक है, कमजोर होने का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर लग्न का लिंक या उसके स्टार लॉर्ड का लिंक या सब लॉर्ड का लिंक छठे आठवें बारहवें से बाधक, मारक और घातक, घातक भाव कौन सा होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उनसे बन जाता है, तो आप कह सकते हैं कि लग्न कमजोर है। और ऐसा व्यक्ति जो है समय समय पर बीमार होता रहता है। और यदि कुछ ऐसे भाव भी एक्टिव होंगे जो कि उस बीमारी के समय में उस व्यक्ति को दवा लेने से, ठीक है, दवा लेने के बाद में ठीक कर देते हैं, तो दवा के साथ ऐसे व्यक्ति का उपचार चलता रहता है, लेकिन बीमारी पूरी रूप से, पूर्ण तरह से वो ठीक नहीं होती है। तो वो भाव पांचवा भाव कहलाता है। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है चर स्थिर और द्विस्वभाव राशि के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि अगर राशियों के हिसाब से बात करें तो आप यहाँ पर देखें कि, तो ये आपका चर लग्न है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एक, दो, तीन, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, इस तरह से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपका ये पूरा चार्ट, पूरी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा कि चर राशि कौन सी है, स्थिर राशि कौन सी है और द्विस्वभाव राशि कौन सी है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। या फिर आप इस तरह से ले सकते हैं लग्न के हिसाब से, एक, चार, सात, दस जो है वो चर राशि मानी जाती है, दो, पाँच, आठ, ग्यारह, और तीन, छः, नौ, बारह, इस तरह से आप इनको राशियों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मारक और बाधक भाव के बारे में क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। चर राशियां हालांकि हमने अभी देखी कि एक, चार, सात और दस ये चर राशियां मानी जाती हैं। तो इनके अनुसार जो मारक और बाधक भाव बनते हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मारक जो भाव होंगे वो हर लग्न के अंदर दूसरा और सातवां भाव ही माना जाएगा, ये दूसरा और सातवां भाव माना जाएगा। जो नेगेटिव हाउस होंगे, क्योंकि नकारात्मक भाव हर लग्न के अंदर छठा, आठवां और बारहवां भाव माना जाता है। जो पॉजिटिव हाउस है वो चर लग्न वालों के लिए पहला, तीसरा, पांचवा, नौवां और दसवां भाव है। 11वें भाव को यहाँ पर नहीं लेते।
हालांकि 11वां भाव जो है वो पॉजिटिव हाउस होता है, पर जब आप चर राशि की बात करते हैं तो 11वां भाव यहाँ पर बाधक की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए हमने बाधक भाव 11वां लिखा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो स्थिर राशि के लिए हम बात करते हैं। तो स्थिर राशियां आपको पता है अब कि दूसरी, पांचवी, आठवीं और 11वीं, इनको स्थिर राशि बोला गया है। तो इनके लिए मारक भाव कौन से होंगे? मारक भाव जैसा मैंने बताया कि सबके लिए सेम होंगे, नेगेटिव हाउस भी सेम होंगे। इनके लिए पॉजिटिव हाउस की जब आप बात करेंगे तो यहां से नौवां भाव, क्योंकि चर में आया था, तो यहां से नौवां भाव हट करके 11वां भाव आ जाएगा, और नौवां भाव यहाँ पर बाधक माना जाएगा, क्योंकि ये स्थिर राशि है। इसके लिए बाधक नौवां भाव माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्विस्वभाव राशि की, तो वो होती हैं द्विस्वभाव राशि। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, चलिए लिख देते हैं। जो द्विस्वभाव है वो है 3, 6, 9 और 12। तो जो द्विस्वभाव राशियां हैं उनके लिए भी मारक भाव सेम है, नेगेटिव हाउस सेम है। यहाँ पर पॉजिटिव हाउस के अंदर नौवां और 11वां भाव दोनों आ जाएंगे, क्योंकि द्विस्वभाव राशि के अंदर 7वां भाव जो है वो बाधक माना जाता है और मारक दोनों माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताना जरूरी था कि कब कब नौवां और 11वां भाव आपने कंसीडर करना है, चर राशि और स्थिर राशि के हिसाब से। ठीक है, द्विस्वभाव में आएंगे तो 7वां भाव मारक और बाधक दोनों बन जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम 12वां भाव जब लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव लिखा है तीनों केसेस के अंदर। तो कई ज्योतिषी 12वें भाव को भी बाधक के तौर पर ले लेते हैं। आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा, जब आप सीख जाएंगे, आप बुक्स पढ़नी शुरू करेंगे अलग अलग राइटर्स की, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा कि 12वें भाव को भी उन्होंने बाधक के तौर पे लिया है। ठीक है, वो कैसे लिया है, क्यों लिया है, वो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आयु निर्धारण का नियम क्या रहता है? बेसिकली अगर हम आयु निर्धारण के नियम की बात करें तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आयु निर्धारण का नियम, यहाँ पे नियम क्या कहता है, देखिए। आयु निर्धारण के लिए मैंने आपको कहा था कि हम, क्योंकि पहले भाव से ही व्यक्ति की आयु के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं, सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जांपल देने के लिए आपको। हालांकि लास्ट में जाकर के हम एक चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट बना करके हल्का मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये एक कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे हम पहला भाव लिख देते हैं, यहाँ 4, 7 और 10। 2, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला भाव जो है वो व्यक्ति की आयु के बारे में बताता है। इसके अलावा तीसरा भाव भी है, इसके अलावा 8वां भाव भी है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो नियम पहले भाव के ऊपर लगेगा वही नियम तीसरे भाव के ऊपर भी, और वही नियम 8वें भाव के ऊपर भी लगेगा। यहाँ पे पहले, तीसरे और 8वें भाव को हम क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि पहले भाव से तो व्यक्ति खुद आता है, तो व्यक्ति की आयु के बारे में हम यहाँ से देखेंगे। चौथा भाव जो है वो जीवन के अंत का माना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा घर के बारे में कि घर के लिए माना जाता है, लेकिन चौथा भाव जीवन का अंत है। वो आयु के निर्धारण के लिए जब आप देखेंगे तो हम इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चौथे भाव से आप देखेंगे तो हृदय आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, हृदय आता है। यदि हृदय ही बंद हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो जीवन का अंत। तो चौथे भाव को इसीलिए जीवन का अंत माना जाता है। इससे जो 12वां भाव होगा वो तीसरा भाव कंसीडर होता है, यानी कि तीसरे भाव ने 12वें भाव या अगले भाव के फलों को रोक दिया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि तीसरा भाव चौथे भाव का डेट्रीमेंटल हाउस है। ठीक है, नियम है किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के फलों को कम करता है या नुकसान करता है। तो यहाँ पे तीसरा भाव इसीलिए आयु का भाव माना गया है। आयु के विषय में जब भी आप देखेंगे तो तीसरे भाव को भी आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद 8वां भाव, ठीक है, क्योंकि 8वां भाव तो आपको पता ही है, ये तो आयु के लिए माना ही जाता है। अब देखिए,
ये नौवां भाव जो है ये अच्छा भाव माना जाता है किसके लिए? अच्छा भाव माना जाता है आयु के लिए। पहला, पांचवा, नौवां और ग्यारहवां, ये भाव अच्छे माने जाते हैं आयु के विषय में अगर आप बात करते हैं। ठीक है। इससे 12वां भाव बना चौथा भाव, तो वो जीवन का अंत। इससे 8वां भाव बना वो आयु। अगर इससे भी आप 12वां भाव, इससे भी अगर आप 12वें भाव की बात करेंगे तो वो 7वां भाव आता है। तो 7वां भाव जो है वो मारक माना जाता है। ठीक है। तो मारक भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप आयु के विषय में बात करेंगे तो पहला, तीसरा और आठवां, इन भावों को आप कंसीडर करके चलें। नियम एक से हैं। जो हम पहले भाव के ऊपर नियम लगाएंगे वही तीसरे भाव के ऊपर और वही 8वें भाव के ऊपर लगेंगे। यहां तक क्लियर है आपको? मैं आगे चलता हूँ। हालांकि ये मैं आगे भी डिस्कस मैंने किया हुआ है पहले, 5वें, 9वें और 11वें के विषय में। तो वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहां पे आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से देखना है। तो पहला भाव आयु का हमने देखा, दूसरा और 7वां भाव मारक देखा। चर लग्न हो तो 9वां भाव बाधक है, स्थिर लग्न हो तो 9वां भाव बाधक बना, द्विस्वभाव लग्न है तो 7वां भाव बाधक बनेगा। यहाँ पर छठा भाव और चौथा भाव जीवन का अंत, 8वां भाव घातक। मैंने घातक के बारे में आपसे शुरुआत में बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 8वें भाव को सबसे ज्यादा घातक भाव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 8वें भाव से हम एक्सीडेंट देखते हैं। 8वां भाव किसी भी चीज की परेशानी के लिए होता है। ठीक है। आप यात्रा में जा रहे हैं, कोई परेशानी आई, ठीक है, व्हीकल चलाते समय, वाहन चलाते समय कोई परेशानी आई, वाहन के अंदर कोई परेशानी आई और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको इसीलिए घातक के तौर पे ज्यादा लेते हैं। तो इसीलिए हम 8वें भाव को घातक मानते हैं। इसके आगे चलते हैं। तो ये मैंने अभी डिस्कस करके मैंने अभी आपसे हटा कि जो पहला, नौवां और पांचवा, ये तीन भाव जो हैं वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। 1, 6, 8 और 12 भाव जल्दी से ठीक ना होने वाली बीमारी के लिए देखते हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैं पहला भाव यहां भी ले रहा हूं और पहला भाव यहां भी ले रहा हूं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, पहला भाव जो है वो किसी व्यक्ति को दर्शाता है, तो इसीलिए पहले भाव को हम लेकर के चलते हैं। जब भी पहला भाव 5वें और 9वें से कनेक्ट होगा तो व्यक्ति की बात हो रही है। जब भी छठे, 8वें, 12वें के से पहला भाव कनेक्ट हो जाएगा, तब भी हम किसी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं। इसके साथ ही यदि पहला, 8वां और 12वां भाव एक्टिव होता है तो भी जो है व्यक्ति के एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं। 8वां और 12वां भाव जब भी एक्टिव होगा और पहले से कनेक्ट होगा तो एक्सीडेंट्स के बारे में बताता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे मैंने कहा कि असाध्य बीमारी या फिर ठीक जल्दी ना होने वाली बीमारी के लिए हम पहला, छठा, 8वां और 12वां, इन हाउसेस को देखते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, ये तीन हाउस, ये है हॉस्पिटल का भाव। 12वां भाव जानते ही हैं आप। 8वां भाव जो है ये किसी भी बीमारी को लंबा चलाने वाला भाव होता है। जब भी छठे और 8वें का संबंध बनता है तो व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होता। ठीक है। उसको ठीक होने के लिए कौन से भाव चाहिए? उसको ठीक होने के लिए चाहिए 5वां भाव। जब तक ये 5वां भाव नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि छठा भाव रोग का है, तो उससे 12वां भाव जो कि बना 5वां भाव, वो है बीमारी जल्दी ठीक होने का। क्योंकि हर भाव से 12वां भाव उस भाव का नुकसान करता है। तो 5वां भाव एक्टिव हुआ तो उसने छठे का नुकसान किया, यानी कि रोग का नुकसान कर दिया। तो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बीमारी ठीक होगी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन कब? जब पहले, 5वें, 9वें भाव की दशा चले, या फिर अगर छठे भाव का 6वां भाव, इसका जो उप नक्षत्र स्वामी है, ओके, या फिर यहाँ पे छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है,
और वह पांचवें भाव के स्टार के अंदर जाए, या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि छठे भाव के अंदर बैठे ग्रह की या फिर छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी की दशा चल रही है। तो वह दशा चल रही है और वो उसका जो नक्षत्र स्वामी बन जाए वो पांचवें भाव का स्वामी बन जाए। पांचवें भाव में बैठे हुआ कोई ग्रह है वो बन जाए, या फिर पांचवें भाव को दिखाने वाले ग्रह या कार्येश ग्रह या फिर सिग्निफिकेटर कोई इसके जो ग्रह होंगे। सपोज कीजिए छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है। अगर छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि बनता है तो एक लंबी बीमारी को दिखाता है। क्यों लंबी बीमारी? क्यों? क्योंकि शनि धीरे धीरे चलता है। वह पांचवें भाव को दिखाने वाले किसी ग्रह के नक्षत्र में गया। सपोज कीजिए गुरु है, शनि गुरु के नक्षत्र में सपोज करिए चल रहा है, तो व्यक्ति को उस बीमारी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका कहने का ये मतलब है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास कोई व्यक्ति आया। ठीक है, व्यक्ति आया तो वो पूछता है कि फलाना व्यक्ति बीमार है, वो कब तक ठीक होगा? तो हम देखेंगे दशा किसकी चल रही है। तो हमने देखा कि दशा शनि की है। शनि अभी जो है वो लंबी बीमारी को दिखाता है क्योंकि उसका वो नेचर है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है। तो अब आपने देखा कि शनि किसके नक्षत्र में आज ट्रांजिट के अंदर है। ठीक है, तो ट्रांजिट में आपने शनि को देखना है, क्योंकि वो कुंडली के अंदर तो किसी भी ग्रह के नक्षत्र में होगा जब जातक का जन्म हुआ होगा, पर तब तो जातक बीमार नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति आज आपसे पूछने आया है कि वो ठीक होगा या कब ठीक होगा। तो आपने देखना है शनि कब उस ग्रह के नक्षत्र में जाएगा जो पांचवें भाव को दिखाता है, दर्शाता है, सिग्निफाई करता है, या पांचवें भाव का कार्येश है। आपने देखा कि गुरु है या फिर बुध है, क्योंकि एक भाव के 3 से 4 ग्रह भी कई बार कार्येश के तौर पे आ जाते हैं। तो बुध हुआ, गुरु हुआ, या फिर राहु भी हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि जब शनि गुरु या फिर राहु या फिर बुध के नक्षत्र में जाएगा तो व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये नियम है। ये नियम आपको रिटर्न में मिल जाएंगे, आज मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसकी एक पीडीएफ है, मैं आपको वो आज व्हाट्सएप कर दूंगा। तो यहाँ तक आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बीच में आप पूछ सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो। सर मान लो अभी जैसे वो बच्चे का ही मैं बता रही थी, मैंने जैसे हम लोगों ने देखा उसका फिर लगन चार्ट आपने कहा था ये देखने के लिए, हमने दशा तो देखी नहीं थी उस टाइम फिर। तो दशा मैंने आपको बताई नहीं थी ना तब तक, आपने सिर्फ प्रॉमिस देखा हाँ वहां पे। जी। आपने क्या हाँ देखा? जी। हाँ आपने जी। लगन देखा, लगन का उपनक्षत्र स्वामी देख लिया, उप नक्षत्र स्वामी देखा। हाँ जी। फिर नक्षत्र देख लिया, हाँ फिर जी, उसका फिर सब लोड उपनक्षत्र देख देखा। लिया। तो हाँ आपने जी। क्या देखा? आपने सिर्फ ये देखा कि ये बच्चा जो है वो कब कब बीमार होगा, या फिर क्या उसको बीमार होने की टेंडेंसी है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉमिस बताता है। जैसे सेवंथ का आप देखेंगे इसी तरह से उप नक्षत्र, नक्षत्र, फिर उप नक्षत्र, तो आप क्या देखेंगे कि शादी इसकी प्रॉमिस है इसकी लाइफ में या नहीं है। तो आपने पहले भाव के विषय में भी क्या देखा? आपने देखा कि क्या वो बच्चा बीमार होगा या नहीं होगा। आपने सिर्फ इतना देखा। लेकिन जब आप पूरी तरह से एनालाइज करना है फिर आपको दशाओं तक जाना पड़ता है। इससे नेक्स्ट स्टेप, आपने प्रॉमिस तो देख लिया, लेकिन जब बच्चा बीमार ऑलरेडी है तो फिर वहां प्रॉमिस देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा दशाओं के ऊपर जाएंगे कि आज की डेट में कौन सी दशा चल रही है जो बच्चे को परेशान किए हुए है। आपने देखा कि सपोज कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि वो बच्चा कौन सी दशा से निकल रहा है, लेकिन मैं सपोज कर लेता हूँ कि शनि की दशा चल रही थी, बुध के नक्षत्र में था शनि। सपोज कीजिए छठे भाव को सिग्निफाई करता है, पहले को भी करता है, तो यहाँ भी पहला और छठा आ गया क्योंकि शनि के हाउसेस हैं। तो यानी कि ये बच्चा बीमार होगा। ज्यादा बीमार है तो आठवां भी एक्टिव हो गया होगा, मारक बाधक भी एक्टिव होंगे कहीं ना कहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी जिस भी ग्रह की दशा उस बच्चे की चल रही थी या चल रही है तो बच्चे को परेशान किए हुए है, एडमिट है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मारक बाधक ये सब हाउसेस एक्टिव होंगे। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपसे यहाँ पर नोट करके वो सारी चीज़ें लास्ट में आपसे डिस्कस करके यहाँ पे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? देखिए, मैंने बोला पहला, तीसरा और आठवां भाव
ये आयु के लिए देखे जाते हैं। तो यहाँ पर ही कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए आकर के, जैसे राकेश, राहु केतु शनि या मंगल, ठीक है, तीसरे के अंदर बैठ जाए, इनमें से कोई भी एक ग्रह है, चाहे इसमें एक ही ग्रह बैठ जाए, उसके बाद छठे आठवें बारहवें में कोई बुरे ग्रह बैठ जाए आकर के, उसके बाद सेकंड और सेवंथ में कोई बुरा भाव बैठ, कोई बुरा ग्रह बैठ जाए, तो यानी कि कहीं ना कहीं बुरे भावों, बुरे ग्रहों के साथ में इन भावों का संबंध बन जाता है। तो अगर वो संबंध बन जाता है, पहले ही ये मारक थे, ये और ज्यादा बुरे हो जाएंगे। छठा आठवां बारह पहले ही खराब था। तो हालांकि कहते हैं कि जब बुरा ग्रह किसी बुरे भाव में बैठ जाए तो थोड़ा सा उस फल में कम कर देता है, लेकिन जब ऑलरेडी व्यक्ति बीमार है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि वो एडमिट है, तो वहां पर ये बुरे ग्रह और ज्यादा बुरा फल देना शुरू कर देते हैं। आयु के विषय में खासकर प्रॉब्लम आती ही है। तो इन ग्रहों का भी विशेष ध्यान रखना है कि क्या ये ग्रह वहां बैठे हैं। अगर हैं तो जब किसी ग्रह की दशा चल रही है वो इनके नक्षत्र में जाएंगे तो ये भाव एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इन ग्रहों को भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला पांचवा और नौवां भाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखते हैं, पहला छठा बारहवां आठवां भाव जल्दी से ठीक ना होने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बीमारियां लंबी चलती हैं उनके लिए ये भाव देखे जाते हैं, या फिर ये भाव एक्टिव हो जाते हैं ऐसे समय में। ठीक है, अब आयु के स्तर की हम बात करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये दीर्घायु के लिए है, जो कि दीर्घायु के लिए 66 वर्ष से आप ऊपर मान सकते हैं। अगर व्यक्ति की आयु 90 साल भी है तो वो दीर्घायु माना जाएगा। लेकिन आज के समय में 66, 65 से 66 या फिर उससे ऊपर के व्यक्ति को दीर्घायु बोला जाता है, क्योंकि एवरेज जो एज है वो भारत के अंदर इतनी है। मध्यम आयु के लिए 66 वर्ष तक माने, यहाँ ध्यान दीजिएगा तक लिखा हुआ है, कहाँ से, 33 से 66 तक। और अल्पायु के लिए 33 वर्ष तक माने। ठीक है, तो इसके विषय में देखा कैसे जाता है, दीर्घायु के विषय में, मध्यम आयु के विषय में, या फिर अल्पायु के विषय में, आगे देखते हैं। तो ये जो नियम है ये क्या कहते हैं, पहले पांचवें नौवें और 11वें के साथ कोई मारक बाधक और नकारात्मक भाव ना आए तो व्यक्ति की आयु लंबी मानी जाती है। ठीक है, अगर 12वां भाव आ भी जाता है तो वो नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। ठीक है, अगर इन भावों के साथ में छठा भाव भी एक्टिव हो जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। लेकिन अगर दो भाव आ जाए, छठा आ जाए, आठवां आ जाए, और या फिर 12वां भी आ जाए, या सातवां साथ में आ जाए, और ये वाले भाव भी एक्टिव हों, तो मध्यम आयु मानी जाती है, यानी कि 66 तक। अल्पायु के लिए ये भाव ना आए या फिर कोई एक आ जाए, लेकिन मारक बाधक और नकारात्मक भाव बड़ी जोर जोर से आए, ठीक है, सारे एक्टिव हो जाएं और बुरे भाव, बुरे ग्रह भी एक्टिव हो जाएं साथ में, तो वो अल्पायु के विषय में आप जान सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं समझाना चाहूंगा आपको कि पहला, पांचवा, नौवां भाव, ये मैंने बोला आयु के विषय में अच्छे हाउस हैं, अच्छे भाव हैं। और मैंने बोला कि अगर ये भाव अल्पायु के विषय में आप देख रहे हो और एक्टिव ना हो, या फिर पांचवा भाव ही एक्टिव हो, लेकिन ये पांचवा भाव जब छठा आठवां बारहवां दूसरा सातवां ये सारे हाउसेस एक्टिव होते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाता, हल्का फुल्का असर देता है, ज्यादा असर नहीं दे पाता। ये ज्यादा एग्रेसिवली जब एक्टिव हो जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, जब आपने देखा कि ये किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर एक्टिव है, तो इसका मतलब ये है कि वो जन्म से ही किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर आता रहता है। उसके एक्सीडेंट्स भी होते होंगे, वो गिर भी पड़ता होगा, चोट लग जाती होगी, समय समय पर बीमार भी रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर ठीक भी हो जाया करेगा क्योंकि पांचवा एक्टिव है। हालांकि ये व्यक्ति बीमार ज्यादा रहेगा, लेकिन लंबी बीमारी होगी क्योंकि छठा आठवां बारहवां भाव एक्टिव होगा। ये कैसे होता है, एग्जाम्पल्स जब हम लेंगे तो देखेंगे कि क्या उस कुंडली के अंदर में ये सारे हाउसेज एक्टिव हैं, तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये हाउसेज ना आए या फिर एक या दो आ जाए और साथ में ये वाले हाउसेज एक्टिव हों, छठा आठवां बारहवां दूसरा सातवां, क्योंकि मारक बाधक, और साथ में अगर ये वाले हाउसेस जो नेगेटिव हाउस हैं एक्टिव हो जाते हैं, तो व्यक्ति
जब से वो उसका जन्म होता है तब से किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर वो फंसा रहता है, चाहे वो चोट हो, बीमारी हो, कुछ भी हो। और जब हम मध्यम आयु के लिए बात करें और ये हाउसेस आ जाएं इनके साथ में, तो अब तब भी यही दशा चलती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी भी दुर्घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट्स लगे रहेंगे, उसके भी जो है डिजीज लगी रहेगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन उतनी प्रोमिनेंट नहीं होता। यहाँ पर बड़ी प्रोमिनेंटली होता है। यहाँ पर ठीक करने वाले हाउसेस ज्यादा हैं, यहाँ पर इतने नहीं हैं। तो आपको जब भी आपके पास कुंडली आए, आप देखेंगे उस कुंडली के अंदर, तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले किस चीज पे। सबसे पहले देखना है कि लगन क्या है। जो लग्न है उसके अनुसार देखना है कि क्या ये बाधक बना, क्या ये बना, या फिर ये बना। दूसरा और सातवां तो मारक है ही, छठा आठवां बारहवां तो बुरे भाव हैं ही। परंतु आपको यहाँ पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये लग्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको लिख के यहाँ पर रखा था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, इसको ध्यान में देकर के चलना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो बताइए। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आप अल्पायु के विषय में देखते हैं तो पहला, पांचवा, नौवां और 11वां भाव, अगर इनमें से कोई एक भाव आ जाता है, ठीक है, सारे नहीं आते, और साथ में मारक एक्टिव हो जाए, बाधक भी आ जाए, नकारात्मक भी आ जाए, ठीक है, सारे ना आए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए पांचवा आ गया, ठीक है, और यहाँ इनमें से कोई एक आ गया, इसमें से कोई एक आ गया, ठीक है, बाधक। सपोज कीजिए कि द्विस्वभाव की कुंडली है और सातवां ही एक्टिव हो गया, फिर तो वो बाधक बन ही जाएगा। सपोज कीजिए कि चर लगन की कुंडली है और 11वां एक्टिव हो गया बाधक के तौर पे, और यहाँ पर आठवां भाव आ गया। तो अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार है, आपके पास क्वेश्चन आया कि फलाना व्यक्ति कोई एडमिट है, तो बताइए क्या रहेगा। आपने देखा कि यार सिर्फ यहाँ पर जो है अच्छा भाव जो है, पॉजिटिव भाव सिर्फ एक एक्टिव है, सातवां, 11वां और 8वां ये सारे बाधक, मारक और ये सब एक्टिव हैं। और साथ में कनेक्टिविटी कैसे बन रही है कि कोई बुरा प्रभाव छठे भाव पर भी आ रहा है, 12वें पे भी आ रहा है। तो आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए भगवान से, वही अब बचाने वाला है। आप उसको ये बोल सकते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो ठीक हो, उनकी स्वास्थ्य के अंदर लाभ होना शुरू हो। परंतु मेरे हिसाब से थोड़ी सी समस्या आ रही है। यहीं पर अपनी बात को खत्म करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अल्पायु कब बोली जाती है, जब व्यक्ति के पास सिर्फ एक अच्छा भाव हो या दो अच्छे भाव आ जाएं, चलिए दो एक्टिव कर देते हैं, लेकिन इनकी भरमार है और इनके ऊपर भी कोई नकारात्मक प्रभाव आ जाए, नौवें और पांचवें के ऊपर, तो आप 100% श्योर होकर बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम है। और लगता नहीं है कि कुछ दवाइयां असर करेंगी, ठीक है, हालांकि ये एक्टिव है परंतु नकारात्मक प्रभाव के अंदर है। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर यहाँ पर बचपन से ही सपोज कीजिए ये वाले भाव कम एक्टिव हैं और ये वाले ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चोट लगना, एक्सीडेंट होना, या चलते चलते गिर जाना, सीढ़ियों से गिर जाना, बीमार होते रहना, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है। जब तक उसकी आयु है तब तक ये चलता रहता है, 33 से 35 वर्ष। मध्यम आयु के लिए भी मैंने बोला था कि ये चारों भाव एक्टिव हों या फिर ये तीन भाव एक्टिव हो जाएं, एक मार्च नो एक्टिव हो जाएं, साथ में मारक, बाधक और नकारात्मक का एक एक भाव भी आ जाए, या चारों आ जाए, ठीक है, तो भी यह व्यक्ति 66 वर्ष के नजदीक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम होंगी, उसको भी चोट लगेंगी क्योंकि ये तीनों एक्टिव रहेंगे, बीमार होगा लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये सारे एक्टिव, ठीक है। ये कंडीशंस जो है आपने अप्लाई करनी है जब भी आप किसी हाउस को देखोगे।